नमस्कार दोस्तों। क्या वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ चुका है? क्या भारत वर्ल्ड ऑर्डर से बाहर हो चुका है? क्या भारत को अब वर्ल्ड ऑर्डर में एक बिल्कुल नॉर्मल कंट्री की तरह से ट्रीट किया जाएगा? और क्या इसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला करेंगे, उनका गैंग हमला करेगा और इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो जाएंगे? जी, आज ये सवाल खड़े हैं और सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि दुनिया में भारत की बेहद बुरी स्थिति है। मैं शुरुआत करता हूं कि जिस तरीके से पहलगाम घटना हुई, 22 अप्रैल की वह घटना याद करिए। उस दिन प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे और वहां पर वो एंजॉय कर रहे थे वहां के सुल्तान के साथ, वहां के तमाम सारे दूसरों के साथ। और जब वो एंजॉय कर रहे थे, भारत में भारत की सुरक्षा एजेंसियों, जांच एजेंसियों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी के कारण भारत के 28 लोग मार दिए जाते हैं। और जो 28 लोग मारे जाते हैं, उनका बदला लेने के नाम पर जो ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है, उससे भारत को वह सफलता हासिल नहीं होती जिस सफलता की वह उम्मीद कर रहा था। वो कोई आतंकवादी जो इस घटना में शामिल था नहीं मारा जाता है। वो आतंकवादी जिनको भारत सालों से लाने, पकड़ने, खत्म कर देने, नेस्तनाबूद कर देने के दावे करती आ रही थी, यानी नरेंद्र मोदी करते आ रहे थे, वो कोई भी नहीं मारा जाता। इन सब के बीच में अचानक डोनाल्ड ट्रंप, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो कूदते हैं और अचानक युद्ध विराम जैसी स्थिति आती। युद्ध तो हुआ ही नहीं, सीज फायर, तनाव विराम हो जाता है। और जब तनाव विराम हो जाता है तो वह सेनाएं जो आगे बढ़ चुकी थी, वह सुरक्षा बल जो आगे बढ़ चुके थे और जो देश के लोग राष्ट्रहित पे कुर्बान होने को तैयार थे, वो सभी हतोत्साहित हो जाते, मानसिक रूप से टूट जाते हैं, अपमानित महसूस करते। इसके बाद क्या होता? इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज उभर के आती है, वह आती है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह पहला दुनिया का प्रधानमंत्री है जिसने दुनिया के इतने देश घूम डाले, जो अपने आप में रिकॉर्ड। आज तक कोई इतने देश नहीं घूमा। इतने देश घूमने वाला प्रधानमंत्री आखिर हासिल क्या किया, जो सैकड़ों करोड़ रुपया भारत का बर्बाद होने के बाद इस दशा में लाके खड़ा कर देता। रूस, जो हमारा 1947 से लगातार साथी था, जिसने 6 बार भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में आए प्रस्तावों को रोका, ढाल बना और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में इकलौता एक समय में जो स्थायी सदस्य है, वह वीटो वाला सदस्य है, जो अपने वीटो का इस्तेमाल कर भारत को बचाता रहा। आखिर क्या वजह हुई कि वह भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ और उसने भारत और पाकिस्तान से बराबरी के रिश्ते की बात कर दी? अमेरिका, जिसके आगे नरेंद्र मोदी झुके खड़े रहे, उसने भी बराबरी की बात कर दी। और इसके बाद चाइना, जिसको इतना ज्यादा धंधा दिया मोदी ने, उस चाइना ने भी भारत को बैकफुट पर ढकेल दिया और कहा हम तो पाकिस्तान के साथ। तुर्किया और अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गए। इन सब के साथ हम धंधा करते। तब आता है कि आखिर भारत ने अचीव क्या किया? कौन सा देश था दुनिया का जो भारत के साथ खुल के खड़ा था कि नहीं, हम भारत के साथ? एक भी देश नहीं, चाहे छोटे छोटे देश भी नहीं। इस दशा में भारत को लाके खड़ा कर दिया। और ये वह स्थिति है जब तुर्की के राष्ट्रपति के भी
नरेंद्र मोदी गले पड़ जाते थे और ट्रंप के भी गले पड़ जाते थे, पुतिन के भी गले पड़ जाते थे और सऊदी अरेबिया के तमाम शेखों सुल्तानों के पड़ जाते थे, कतर के पड़ जाते थे। कोई साथ नहीं है, सबने बस एक ही बात कही, आतंकवाद की निंदा करते हैं और वो सभी कोई कहता है। रूटीन वक्तव्य जारी थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ तीन शक्तियां खड़ी और परोक्ष रूप से भारत का न साथ दे करके तमाम शक्तियों ने पाकिस्तान का साथ दे दिया। ये आखिर हुआ क्यों? और उसके बाद अमेरिका का राष्ट्रपति कतर और सऊदी अरब की यात्रा करता है, 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सौदे करता है। भारत का सबसे बड़ा पूंजीपति मुकेश अंबानी कतर में जाकर के शेख के साथ मिलकर के उन सौदों को तय कराता है जो 100 लाख करोड़ के सौदे होते हैं। भारत के बजट से बड़े डबल सौदे होते हैं। अब आप सोचिए कौन भारत के साथ, जो नरेंद्र मोदी का दूसरा सबसे खास पूंजीपति है गौतम अडानी, वो अजरबैजान के साथ भी सौदा करता है और चीन के साथ भी सौदा करता है और एमओयू साइन कर देता है। भारत की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो घोषणा करती है कि वो तुर्की से अपनी शिक्षा के जो रिश्ते हैं वो तोड़ रही है। जेएनयू, उसने भी कह दिया हम तुर्की से रिश्ता तोड़ रहे हैं। अब आप सोचिए उन दोनों पे जिन पे आरोप लगते रहे हैं मुस्लिम परस्त होने के, उन्होंने कह दिया कि हम तुर्की से रिश्ते तोड़ रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने आज तक नहीं कहा कि हम तुर्की से रिश्ते तोड़ रहे हैं। यही नहीं, चीन से रिश्ते तोड़ने की भी बात छोड़िए, चीन का नाम नहीं लिया जा रहा, बार बार नहीं लिया जा। जबकि भारत को इस समय काम कौन आया? रूस के सहयोग से जिस मिसाइल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो कांग्रेस सरकार में, जो मनमोहन सिंह के सरकार में बनना शुरू हुआ था, वो ब्रह्मोस मिसाइल ने काम किया, उस सौदे ने काम किया जिसमें हमने रसिया की वह मिसाइल खरीदी थी जिस मिसाइल का विरोध कर रहा था अमेरिका की, मत लीजिए, और उसने हमें काम किया। अब आप सोचिए कि जो हमें ये काम कर रहे हो, सारे जहां मदद कर रहे हो, वहां स्थिति है ये हो रहा है। उधर देखिए, जब 3-4 दिन लगातार ट्रंप भारत को, भारत सरकार को अपमानित करता रहा और उसके बाद उसने वही कहा कि मैंने एप्पल कंपनी के मालिक से कहा है कि वो अब भारत में एप्पल का फोन बनाना बंद करें और अमेरिका में बनाए, भारत में ना बनाए। यानी भारत को जो एक व्यापार मिल रहा था, अच्छा निर्यात मिल रहा था, वह भी रोकने का काम हो रहा। तो वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? कहां चेंज हो गया? तो हमें देखना होगा कि भारत किस जगह स्थित है। भारत जहां है, भारत के इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ चीन, उधर अगल बगल बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, इधर श्रीलंका और इधर ऊपर अफगानिस्तान और फिर रसिया। इधर आप देखिए जितना सब कुछ है चारों तरफ, इनमें से कौन सा एक ऐसा देश है जो भारत के साथ खड़ा हुआ? कोई नहीं। और जब कोई नहीं खड़ा हुआ तब भारत चारों तरफ से घिरा, जिनमें 2 परमाणु संपन्न थे, एक पाकिस्तान एक चीन, थोड़ा सा आगे जाकर के रसिया, और ये सब मिलके कितना बड़ा काम करते हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर समझिए, पाकिस्तान का जहां परमाणु संयंत्र है वहां को लेके अमेरिका बेहद चिंतित रहता है। माना जाता है कि अमेरिका अपने परमाणु हथियार अपने देश में नहीं रखता, बल्कि दुनिया के कुछ अपने मित्र देशों में रखता है, जिससे कि यदि कोई उससे गलत हो जाए तो उसके नागरिक ना मरे बल्कि दूसरे के मरे। और इनमें एक पाकिस्तान आता है जहां किराना की हिल्स कहलाती है, जहां पर कहा जाता है परमाणु के असलहे हैं। वहां
एक खबर अफवाह फैली कि भारत वहां पर अटैक करना चाह रहा है। तो अब आप समझ लीजिए, वो माना जाता है कि वो पाकिस्तान से ज्यादा उसका बटन अमेरिका के हाथ में। दूसरा माना जाता है कि तुर्किया में अमेरिका के परमाणु बम रखे हुए, और इसी तरीके से कुछ और जगह रखे। तब हमें आएगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। जो रसिया हमारा हर समय साथ देता था, 1947 से लेकर 2019 तक जिसने साथ दिया, जिसने गोवा को जब हमने पुर्तगाल से छीन के भारत में मिलाया तब भी उसने हमारा साथ दिया, वो आखिर क्या वजह हो गई कि हमसे दूर हो गया? क्योंकि उसने अब भारत को विश्वसनीय साथी नहीं माना, जबकि बार बार वो भारत की मदद करता रहा। इसके बाद यह स्थिति आई है। उसने S-400 जो मिसाइल थी, S-400 जो उसकी सबसे अच्छी मिसाइल थी, वो उसने भारत को दी, जिसके बूते भारत ने कई हमले किया, और जो 9 हमले भारत ने किए, जो उसके सक्सेसफुल हमले हैं, वो इसी मिसाइल से। ये रूस की मिसाइल काम आई, और अब वही रूस के साथ नहीं खड़ा हुआ। यह स्थिति है कि तुर्की रूस और यूक्रेन में सीज फायर कराने के लिए मीटिंग कर रहा है, जिस तुर्की के साथ हम यह कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का भाई बन गया। इसके बाद देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जितनी 9 जगह तबाह हुई, उन सारी 9 जगह को पाकिस्तान के मंत्री राणा ने कह दिया कि हम उन सब को आबाद करेंगे। तो राणा तनवीर हुसैन ने यह सरकारी ऐलान कर दिया कि सरकार उन्हें फिर से आबाद करेगी, जिन्हें भारत ने आतंकी ठिकाना बताकर मिसाइल अटैक किया था। अब इसके बाद मौजूदा स्थितियां देखिए, सऊदी अरब जो है और यूएई जैसे देश जिससे भारत के रिश्ते लगातार सुधरे हैं, ईरान से भारत करीबी रखता है और कारोबारी संबंध भी। और इसके बाद जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के रिश्ते इनसे पहले की अपेक्षा कमजोर है, बावजूद इन्होंने भारत का साथ नहीं दिया। जब यह सब हो रहा हो तो आखिर आता है कि हो कहां से रहा है और चाहते क्या। अमेरिका ने 84 करोड़ डॉलर का जो इनामी था, उस इनामी आतंकी को अल सरा से मिले, तो उस अल सरा से मिले जो सीरिया में, उसको अल कायदा का संस्थापक था, और उसे बड़ा काबिल और बड़ा अच्छा बताया, और सीरिया से अच्छे संबंध की बात की और ईरान से अच्छे संबंध की बात की। तब आता है आखिर ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि डीप स्टेट अब करवट ले रहा है। वो समझ चुका है कि अब अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चला पाएगा, इसलिए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अब चीन को चुना जा रहा है और चीन को ताकतवर किया जा रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर जो चलता है, डीप स्टेट जो चलता है, डीप स्टेट का हेडक्वार्टर आज इंग्लैंड में है, वो अमेरिका उसका एक ऑफिस है, एक न्यूजीलैंड है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक कनाडा है, और इस तरह से वहां से ये ऑपरेशंस होते हैं। जिसके पास वर्ल्ड बैंक भी है, जिसके पास IMF भी है, और जिसके पास एशियन डेवलपमेंट बैंक भी, वो सब पर काबू रखता है। तो वो डीप स्टेट अब चाइना को आगे बढ़ा रहा है और इधर यह खेल कर रहा है। इससे सबसे ज्यादा खतरा जो हो गया वो भारत को हो गया, क्योंकि भारत इसके बाद में बेहद दब जाएगा, और वो हमें पूरी दुनिया में इस समय दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारत ने पिछले 5-6 साल के दौरान जो व्यवहार किया है दुनिया में, वो लगा है कि जहां से जिस तरह से भी कोई करके हम कर सके, तो हमने कहीं यकीनी रिश्ते बनाए ही नहीं, हम सिर्फ मुनाफाखोर बनिया बनने की प्रवृत्ति पे आ गए। और जब सिर्फ मुनाफाखोर बनिया बन गए तो हम दोस्त नहीं बना पाए। नेहरू ने दोस्त बनाया था रसिया को, सोवियत संघ को,
इंदिरा ने दोस्त बनाया था जब 1971 में बात आई, तो लड़ाई के समय में। तो आप समझिए 1956 हो, 1962 हो, 1971 हो, हर समय हमारे साथ खड़ा रहने वाला रसिया हमसे अलग हो गया। और तमाम सारे देश सिर्फ भारत को से धंधा कर रहे थे, लूट रहे थे। राफेल के नाम पर हमें लूटा गया, उसमें जो दलाली खाई गई, सब कुछ किया गया। तो वो कंट्रीज भी समझ गए कि भारत सिर्फ अब दूसरे सिस्टम से चलता है। ये सिस्टम दलाली दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, तो यह खेल हो गया। अब ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा खतरा है वो भारत के लिए स्पष्ट तौर पे, ऐसे में नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए? इन रिश्तों को तत्काल सुधारने, बहाल करने और शांति स्थापित करने, पाकिस्तान से भी विश्वास बहाल करके और चीजों को नॉर्मल करने की दिशा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी मौका नहीं। और अभी हमें डोजियर देना चाहिए, लेकिन हमने गलत डिसीजन लिया, क्योंकि हम जबरदस्ती हवा से, झूठ के हवा से फुलाए गए 56 इंची के गुब्बारे थे, हवा निकल गई। तो फ्रस्ट्रेट होके क्या करते? राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन जाते हैं, शपथ ग्रहण जो होता है मुख्य न्यायाधीश का, न्यायमूर्ति का, उसमें उनका कैसे फोटो ना आए, उनका वीडियो ना आए, इसके लिए प्रयास करते। राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के दर्द को सुनने जाते हैं, उन छात्रों पे जिन पे लाठियां चली थी उनका दर्द सुनने जाते हैं। जब बिहार, पटना, दरभंगा, तो उनको रोक दिया जाता है, उनके अनुमति नहीं दी जाती हॉस्टल में मिलने जाने की, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, वो पैदल जाते हैं, वहां तक मिलते हैं, तब भी उन पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और उनका जहां कार्यक्रम हो रहा होता है वहां कुर्सियां फेंकी जाती हैं और बहुत कुछ किया जाता है। जिस तरह से किया जाता है वह बताता है कि भारत का प्रधानमंत्री तानाशाह बनने की कोशिश कर रहा है, और वह अपनी राज्य सरकारों के जरिए अपमानित कराने का काम कर रहा है, अपनी केंद्र सरकार के जरिए अपमानित कराने का काम कर रहा है। वह उस राहुल गांधी को कर रहा है जब इस बुरे वक्त में पूरे विपक्ष को, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष मोदी के साथ खड़ा हो गया था। जबकि 1962 की लड़ाई के समय में जब हम चीन से लड़ रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी अपने पूरे जनसंघ के साथ में विरोध कर रहे थे नेहरू का। जब 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी लड़ रही थी, तब यही संघी विरोध कर रहे थे। और जब भारत 1947 में कश्मीर को भारत में मिलाने के बाद में लड़ाई लड़ रहा था, तब भी ये साथ नहीं खड़े, लेकिन विपक्ष साथ खड़ा था। और जब साथ खड़ा था तब यह दोगलापन निश्चित रूप से चिंताजनक। इसका मतलब है आप न देश में विश्वास बहाल कर पा रहे हैं, न देश के बाहर, न देशवासियों। यही नतीजा है कि बार बार यह स्थिति हो रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा का मंत्री विजय शाह जिस तरह से गंदी टिप्पणियां करता है, हाई कोर्ट के आदेश से एफआईआर भी दर्ज होती है तो उसे गोलमोल दर्ज किया जाता है। एफआईआर की भाषा बहुत खराब होती है, जिसको लेकर के हाई कोर्ट कहता है अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की निगरानी हम करेंगे। सोचिए आप, यह दशा हो गई, यह दशा हो गई है कि पंजाब में अवैध शराब का कारोबार इतना बढ़ गया है कि एक दिन में 2 दर्जन लोग जहरीली शराब से मर गए पी के, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। इस देश का गोदी मीडिया दूसरी झूठी चर्चाओं में, तमाम नैरेटिव गढ़ने में, मोदी की प्रशंसा में लगा है, लेकिन इस पर नहीं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना एनआईए कार्रवाई। और ये बॉर्डर स्टेट पे, जो पाकिस्तान के बॉर्डर वाले में, इसमें क्या साजिश है और क्या चीजें हैं उनको उजागर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो जब यह सारी दशाएं हो तो आप क्या कहेंगे? उधर जिस तरह से लगातार साजिशें रच रही है संघी गैंग,
वह चिंताजनक है। तो यानी सारी साजिशें देश में, दुनिया में आप देश को बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जत करा रहे हैं और सब कुछ करा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? देश सबसे बड़ा है, देश के आगे कोई नहीं है, और इसलिए अपनी गलती मान के पूरे देश से माफी मांगिए और फिर से सही दिशा में चलिए। पूरा देश आपका साथ देगा, क्योंकि आपने देश का विश्वास तोड़ा है, दुनिया का विश्वास भी तोड़ा है, और भविष्य में सालों साल के लिए आपने भारत को असुरक्षित कर दिया है, दशकों के लिए असुरक्षित कर दिया है। जी हां, चिंताजनक। जय